नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत काम की है। आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि जिस अचल संपत्ति को आप खरीदने जा रहे हैं उस संपत्ति का पंजीकरण कहां और कौन सा अधिकारी करेगा। हालांकि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने संपत्ति खरीदी हो और पंजीकरण भी कराया हो, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्रय की गई अचल संपत्ति का पंजीकरण करने वाला अधिकारी उपनिबंधक कौन होता है और उसके दायित्व तो क्या होते हैं। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उपनिबंधक कौन होता है। उपनिबंधक राज्य सरकार के स्टैंप और शुल्क पंजीकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले उपनिबंधक कार्यालय का समूह खास स्तर का राजपत्रित अधिकारी होता है। उपनिबंधक को अंग्रेजी में डिप्टी रजिस्ट्रार यानी जबकि संक्षेप में डीआर कहा जाता है। वह जन सामान्य द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति के लेख पत्रों का पंजीकरण करने के साथ ही हिंदू विवाह का पंजीकरण आदि कार्यों को करता है। उपनिबंधक के अंतर्गत 3 कनिष्ठ लिपिक यानी क्लर्क, 2 वरिष्ठ लिपिक, 1 मुख्य लिपिक, 1 चपरासी कार्य करते हैं। जिला स्तर पर उपनिबंधकों तथा अन्य विभागीय कर्मियों पर उप या सहायक महानिरीक्षक निबंधक का नियंत्रण रहता है। उपनिबंधक को कुछ वर्षों की सेवा के पश्चात वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करके जिला निबंधक बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस सेवा को करना चाहता है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसे हिंदी भाषा में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को इस पद पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा को पास करना होगा। हालांकि दूसरे राज्यों में भर्ती की प्रक्रिया अलग हो सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु उत्तर प्रदेश में कम से कम 21 वर्ष जबकि अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है, जबकि अन्य राज्यों में आयु का निर्धारण अलग हो सकता है। अभ्यर्थी को नियुक्ति के पश्चात छठे वेतन आयोग के पे बैंड 15,600 से 39,100 रुपए और ग्रेड पे 5400 रुपए मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते, डीए, एचआरए आदि भी दिए जाते हैं। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उपनिबंधक के कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं। उपनिबंधक जनसामान्य द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति के लेखों का पंजीकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे लेख पत्रों का भी पंजीकरण करते हैं। पंजीकृत लेख पत्रों को सूचीबद्ध करते हैं और सूचीबद्ध लेख पत्र के पक्षकारों के नामवार एवं संबंधित संपत्ति की क्षेत्रवार सूचियां तैयार करके इन्हें जन सामान्य को उपलब्ध कराते हैं। लेख पत्रों की सत्यापित प्रति या नकल न्यायालय एवं जन सामान्य को उपलब्ध कराते हैं। यदि भार मुक्ति प्रमाण पत्र किसी अचल संपत्ति के संबंध में पिछले वर्षों में जन सामान्य के मध्य कोई लेन देन पंजीकृत हुआ है अथवा संपत्ति का कोई बंधक पत्र पंजीकृत कराया गया है तो संबंधित प्रमाण पत्र उपनिबंधक उपलब्ध कराते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन हिंदू विवाहों के पंजीकरण का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में प्रदेश के उपनिबंधक कार्यालयों में ऑनलाइन हिंदू विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है। कृषि भूमि के विक्रय पत्र अथवा दान पत्रों की सत्यापित प्रतियां संबंधित तहसील के राजस्व कार्यालय को दाखिल खारिज के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। जन सामान्य के वसीयतनामे जमा कराए जाने पर इन्हें संरक्षित रखते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लेख पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की वसूली भी करते हैं, जबकि इनके द्वारा किए जाने वाले पंजीयन की कमियों के निरीक्षण का कार्य, स्टाम्प वादों के निस्तारण की समीक्षा का कार्य तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु नियम निर्माण का कार्य महानिरीक्षक निबंधक उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित किया जाता है। आपको बता दें कि उप या सहायक महानिरीक्षक निबंधक उपनिबंधक से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो उपनिबंधक के यहाँ पंजीकृत होने वाले विलेखों का निरीक्षण करते हुए
कर चोरी के मामलों का पता लगाकर स्टाम्प वाद प्रारंभ करने की संस्तुति कलेक्टर को करते हैं। उपनिबंधक के विषय में जानकारी के पश्चात अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अचल संपत्ति का पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन अधिनियम व पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अंतर्गत ऐसे सभी लेन देन जिसमें 100 रुपए से अधिक मूल्य के अचल संपत्ति की बिक्री शामिल है, ऐसी सभी अचल संपत्ति का पंजीकृत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति के दान में 12 महीने से अधिक के लिए लीज डीड अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। आपको बता दें कि जब भी आप कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं तो स्वयं उसके विधिक मालिक बनने के लिए आप उस संपत्ति को अपने नाम पंजीकृत कराते हैं, ताकि यदि भविष्य में आप अपनी अचल संपत्ति बेचना या दान में देना चाहें तो यह आवश्यक है कि आपके पास उस अचल संपत्ति के स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। निबंधन विभाग का उद्देश्य लेख पत्रों के पंजीकरण की ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें संपत्तियों के अंतरण के संबंध में पक्षकारों के बीच तय होने वाले अधिकारों अथवा दायित्वों की संविदा को आधिकारिक तौर पर अंकित किया जा सके तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सके। इसका उद्देश्य पक्षकारों के मध्य निष्पादित लेख पत्रों को वैधानिक महत्व प्रदान करना है तथा धोखाधड़ी के कृत्यों को रोकना भी है। वहीं दूसरी ओर जन सामान्य का आरोप है कि उपनिबंधन कार्यालय दलालों और अधिकारियों की जुगलबंदी से भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। आए दिन जमीनों और मकानों का पंजीकरण, एग्रीमेंट यानी समझौता और वसीयतनामा को पंजीकृत करने के नाम पर अनपढ़ किसानों, क्रेताओं का जमकर आर्थिक शोषण किया जाता है। यह पूरा खेल उपनिबंधन के बड़े बाबू के संरक्षण में दलाल कर रहे हैं, अंदर के खर्च के नाम पर वसूल कर उपनिबंधक तक पहुंचाए जा रहे हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से सीधे संपर्क करें तथा अपनी समस्या बताएं। यदि उसकी समस्या का समाधान न हो तो उसे उच्च स्तर पर विभागाध्यक्ष अथवा शासन में प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन विभाग से शिकायत करें। शिकायत सीधे उपस्थित होकर अथवा टेलीफोन, फैक्स द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से कर सकते हैं। कोई भी शिकायत अपना नाम, पता व गोपनीय रखते हुए भी कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यथासंभव किसी भी शिकायत के संबंध में आप प्रमाण भी अवश्य उपलब्ध कराएं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।